Good evening, students. I hope you all are doing great. So, after national income and money and banking, economics में अगला सबसे बड़ा यूनिट जिसके सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाली है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। गाइस, लास्ट वीडियो में जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा उनके लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम और मनी एंड बैंकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए गए थे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख के अपने 16 मार्क पक्के कर लो। अगली चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 12 मार्क कैरी करती है, पूरा वेटेज 12 मार्क कैरी करता है। और इसमें जो चीजें बताने वाला हूं ऑन पॉइंट, खाली उन्हीं चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपके 12 मार्क इसमें भी पूरे हो जाएंगे पक्के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ओके, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। यहां पे हमारे इस चैप्टर में, इस यूनिट के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम, सीबीएसई ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है। ब्रेक इवन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से समझना है इन चीजों को। इस थियरी के 3 बेसिक असम्पशंस है जिसपे थियरी चलती है। असम्पशन नंबर 1, इनकम इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, एक ही कांस्टेंट रेट पे इनकम बढ़ता रहेगा। असम्पशन नंबर 2, आपका कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन डन बाय अ कंज्यूमर फॉर सर्वाइवल इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मतलब अगर आपका इनकम लेवल 0 है फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कंज्यूम, जिसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप अपनी पास सेविंग से पैसा निकालोगे, या अपना कोई एसेट बेचोगे, या किसी से पैसा बोरो करोगे। और असम्पशन नंबर 3 ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। वेरी क्लियर गाइस। सो 3 बेसिक असम्पशन है जिसमें थियरी रखी गई है। इनकम इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, consumption is positive at zero level of income, which is known as autonomous consumption, and investment is autonomous and it remains constant throughout the income. Okay, so let's understand this. आज जो अभी अपने डिस्कस करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट आएगा, वो कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ब्रेक इवन एक टॉपिक के अंदर कवर होता है, दैट इज हाउ डू यू डिराइव अ सेविंग कर्व फ्रॉम अ कंजम्पशन कर्व। सो ये डायग्राम मैं आपको बनाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने सबसे पहली चीज आपको बताई थी गाइस कि इनकम इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। किसी भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है 0 से तो वो एक 45 डिग्री लाइन फॉर्म करेगा। ये मेरा y है। इनकम को हम y से डिनोट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को हम i से डिनोट करेंगे, क्योंकि दोनों i से चालू होते हैं तो दोनों के लिए सेम अल्फाबेट तो यूज नहीं कर सकते। इसलिए इनकम के लिए हम अल्फाबेट y यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए हम अल्फाबेट i यूज करेंगे। सो क्योंकि ये कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, ये 45 डिग्री लाइन फॉर्म करेगा। वेरी क्लियर गाइस। और जैसे कि मैंने बोला था कि आपका कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, तो ये चालू होगा y एक्सिस से और ऐसे बढ़ता जाएगा। ओके, अब एक बात बताइए गाइस, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा? यस और नो? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जितना कमाएंगे उतना उड़ाएंगे। लेकिन लॉजिकल सी बात है कि कंजम्पशन स्लो रेट पे पड़ेगा इनकम के सामने, क्योंकि हर बंदा कमाने के साथ साथ अपनी सेविंग्स भी प्रोक्योर करेगा, उसे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो सेविंग्स भी प्रोक्योर करके उसको कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो लॉजिकल सी बात समझना, यहां पे मैंने जैसे आपको दिखेगा एक्स एक्सिस पे आएगा हमारा इनकम और वाई एक्सिस पे हम बना लेंगे कंजम्पशन। अब गाइस इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। हमें पता है कि जो भी पैसा हम कमाते हैं या तो उड़ाते हैं या तो बचाते हैं। देखिए क्या लाइन सेट हुई है, जो भी पैसा हम कमाते हैं या तो उड़ाते हैं या तो बचाते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने इनकम कमाया है तो या तो वो उड़ेगा, उड़ा तो कंजम्पशन हुआ वो, हाँ कि ना, या तो वो बचेगा, बचा तो वो सेविंग्स हुआ। तो बाय दिस कहना है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। वेरी क्लियर। इनकम में से कंजम्पशन हटाओगे तो बचा हुआ सेविंग्स हुआ। तो क्या मैं सिंपली बोल सकता हूं कि s इज इक्वल टू y माइनस सी? 100 रुपए आपने कमाए, उसमें से 80 उड़ा दिए, कितने बचे? 20। तो 20 क्या हुआ? आपकी सेविंग हुई। इनकम में से कंजम्पशन हटा दो, जो बचा है वो आपकी सेविंग हो गई। ऐसे ही अब यहां पे देखो y है और c है, हमें बनाना है सेविंग्स कर्व। हमें कौन सा कर्व बनाना है? सेविंग कर्व। अब इसी के नीचे मैं डिराइव करूंगा आपका सेविंग कर्व। ये आपकी इनकम हो गई एक्स एक्सिस और यहां पे आपकी सेविंग्स हो गई।
अब देखो गाइस क्या है, ध्यान से देखना कहानी। स्टार्टिंग में इनकम जो है वो नीचे है और कंजम्पशन ऊपर है। इनकम जो है नीचे है और कंजम्पशन ऊपर है, मतलब मैं ज्यादा पैसा उड़ा रहा हूं कंपेयर टू मैं जो कमा रहा हूं। इस पॉइंट तक, यहां से एक लाइन खींच लेता हूं, इस पॉइंट तक आपको दिखेगा कि उड़ा ज्यादा रहा हूं, कमा कम रहा हूं, तो सेविंग्स मेरी नेगेटिव होगी। इट इज लाइक कि 100 रुपए की इनकम है और 150 रुपए का खर्चा है, तो 50 रुपए की आपकी डिस सेविंग हुई कि नहीं गाइस, जिसे हम माइनस सेविंग कहेंगे। तो इस पॉइंट तक हमारा सेविंग कर्व नेगेटिव रहेगा, हमारा सेविंग कर्व इस पॉइंट तक नेगेटिव रहेगा। इस पॉइंट पे जब मेरा सी और वाई बराबर है, सी और वाई यानी कंजम्पशन और इनकम बराबर है, उस पॉइंट पे मेरी सेविंग जीरो होगी। 100 रुपए उड़ाए, 100 रुपए कमाए, तो बचाया कितना, जीरो। तो क्या मैं बोल सकता हूं सेविंग कर्व यहां पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, या इस पॉइंट को हम बी मार्क कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम आर मार्क कर लेते हैं। और इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है गाइस, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, दिख रहा है आप लोगों को, तो आपका सेविंग्स कर्व जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे सिंपल कहानी है, मुझे सिर्फ 3 चीजों को समझाना है कि स्टार्टिंग में मेरा सेविंग नेगेटिव है, फिर मेरा सेविंग जीरो है और फिर मेरा सेविंग पॉजिटिव है। ओके, इसको 3 पॉइंट में कंस्ट्रक्ट कर लो। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज पॉजिटिव, सो सेविंग्स कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस। एट पॉइंट बी कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, सो सेविंग्स विल बी जीरो एट पॉइंट आर। आफ्टर पॉइंट बी इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, सो सेविंग्स कर्व विल मेक अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट। बराबर है गाइस, 3 पॉइंट में आपने पूरा का पूरा सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व से डिराइव कर लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको मैं बहुत सिंपल वे में याद रखता हूं, डिस सेविंग, ब्रेक इवन, सेविंग्स, वेरी क्लियर। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो ये वर्ड है जो मैंने आपको बताया कि पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन का मतलब मैंने अपना पूरा पैसा उड़ा दिया, मैंने अपना पूरा पैसा उड़ा दिया, यानी कि C इज इक्वल टू वाई, C इज इक्वल टू वाई, वेरी क्लियर गाइस। C इज इक्वल टू वाई यानी जितना कमाया पूरा उड़ा दिया, और S इज इक्वल टू जीरो। खाली इतना याद रखना अभी सम्स के लिए, ये चीज सम्स में यूज होगी, बता देता हूं क्या यूज होगा। C इज इक्वल टू वाई और S इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट पे आपको दिखेगा C इज इक्वल टू वाई और इस पॉइंट पे आपको दिखेगा S इज इक्वल टू जीरो। इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं आगे जाके आप लोग को बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है। सो यहां पे आपको डायग्राम आना चाहिए, ये 3 पॉइंट्स आने चाहिए, और ब्रेक इवन पे 2 इक्वेशन यूज होती है अभी, C इज इक्वल टू वाई और S इज इक्वल टू जीरो। इसे कैसे यूज करना है हम आगे समझेंगे, बट अभी के लिए ये टॉपिक क्लियर है। मुझे लगता है ये टॉपिक 3 से 4 मार्क में आ सकता है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं, आपको डायग्राम मिल जाए, ठीक है, और आपको पॉइंट समझाने 3-4 मार्क में आ सकता है। या फिर आपको लगता है ये ब्रेक इवन जो मैंने अभी कहा ये सम्स में आपको दिखेगा, इस साल के सैंपल पेपर में आपको ये दिखेगा, तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले मैं इसको कंपेयर करूंगा एक टर्म के साथ जिससे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टर्म पे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है गाइस। अब इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस। इकोनॉमी जब बैलेंस में, उसे मैं इक्विलिब्रियम कह सकता हूं बहुत सिंपल वे में। बैलेंस का मतलब क्या हुआ सर, जितना इकोनॉमी का डिमांड है उतना ही सप्लाई है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इट इज डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब मार्केट में जितना माल बना है गुड्स एंड सर्विसेज का उतना बिक गया, जितना माल बना है उतना बिक गया, जितना सप्लाई है उतना डिमांड है। इसे हम इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस इसको, यहां पे आपको दिखेगा, दिस सिचुएशन इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब वो डिमांड जो इफेक्टिव हो गई क्योंकि उसे उतना सप्लाई मिल गया। जितने मार्केट्स में लोगों को गुड्स की जरूरत थी एग्जैक्टली उतने गुड्स उनको मिल गए, इसे हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम को हम ध्यान से समझते हैं, इट इज नथिंग बट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब जो एग्रीगेट डिमांड है चैप्टर 7 का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है कि उसका इक्वेशन क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, C प्लस I, बेसिक। और एग्रीगेट सप्लाई या इनकम एक ही चीज होती है, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम एक ही चीज होती है। इसका इक्वेशन भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया, C प्लस S। अगर आप देखोगे यहां पे दोनों कंजम्पशन कॉमन है, कट जाएंगे, सो हमारे पास बचेगा I इक्वल टू S। यहां पर 2 अप्रोचेस है जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नंबर 1 ADAS अप्रोच आना चाहिए, नंबर 2 INS अप्रोच आना चाहिए। इसका थियरी भी आपको आना चाहिए और इसके सम्स भी। पहले मैं थियरी की तरफ इंक्लाइन करूंगा आपको एंड फिर मैं सम्स की तरफ, क्योंकि थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पे ADAS अप्रोच आपको दिख रहा है गाइस, डायग्राम बनाया हुआ है, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। ओके, हाँ, अब यहाँ पे डायग्राम देखिए बहुत सिंपल है।
एग्रीगेट डिमांड जो है ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट सप्लाई जैसे कि मैंने बताया था, इसे एएस बोलो या वाई, 45 डिग्री लाइन होगा क्योंकि ये कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है गाइस। और एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं हो सकता है, बताया था, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से ये भी बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, डायग्राम में एडी और एएस बनाया है। ये मेरा एएस है और ये मेरा एडी है। अब ध्यान से देखिए, टेबल या डायग्राम कुछ भी देखेंगे, इसमें एक ही चीज दिखेगी। स्टार्टिंग फेज ये दिख रहा है, एडी इज मोर देन एएस। यहां पे आपको दिख रहा है गाइस, एडी इज मोर देन एएस, ये पार्ट, आगे वाला पार्ट, क्योंकि एडी ऊपर है एएस नीचे है। और उसके बाद आपको दिखेगा एडी लेस देन एएस। तो यहां पे आपको इस मैकेनिज्म को कैसे समझना है, समझ लेते हैं। एडी मोर देन एएस एंड एडी लेस देन एएस। एडी मोर देन एएस का मतलब क्या हुआ, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, बहुत सिंपल। एडी लेस देन एएस का मतलब क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, बहुत सिंपल। इस सिचुएशन में इकोनॉमी को क्या करना चाहिए वो समझना बहुत जरूरी है, आगे देखेंगे। अब देखो यहां पे, अगर एडी एएस से ज्यादा है, अगर एडी एएस से ज्यादा है तो आप क्या करोगे गाइस, आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्रोड्यूसर्स क्या कहेंगे कि नहीं भाई माल नहीं है, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और प्रोडक्शन कब तक बढ़ाएंगे, जब तक डिमांड फुलफिल नहीं हो सकती। वेरी क्लियर। इसको लिखोगे कैसे, अब देख लेना। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, इट मींस द इकोनॉमी इज विलिंग टू कंज्यूम मोर गुड्स देन व्हाट द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। सो फर्म्स विल इंक्रीज देयर आउटपुट, which will lead to increase in employment till the point AD becomes equal to AS। आपको दिखेगी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ऐसी है, जो अनफुलफिल्ड डिमांड जो है वो पूरी हो जाए, क्योंकि यहां पे फर्म्स के पास इन्वेंट्री कम पड़ेगी, उनका इन्वेंट्री जो है वो बहुत कम पड़ेगा। और यहां पे उस चीज को उल्टा कर देंगे आप। अगर AD AS से कम है, इसका मतलब इकोनॉमी उतना खरीदना नहीं चाहती जितना फर्म्स बेचना चाहते हैं। सो इस सिचुएशन में फर्म्स अपने आउटपुट को कम कर देंगे। वो आउटपुट गिराएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा। वो आउटपुट तब तक कराएंगे जब तक एडीएस बराबर नहीं हो जाते। वेरी क्लियर। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इट मींस द इकोनॉमी इज विलिंग टू कंज्यूम लेस गुड्स देन व्हाट द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। सो फर्म्स विल डिक्रीज देयर आउटपुट, which will lead to decrease in employment till the point AD becomes equal to AS। Very clear guys। तो ये आपका पहला अप्रोच हुआ। अब यहां पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा, इसको मैं बाय वन गेट वन फ्री बोलता हूं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, I जो है वो AD से निकल रहा है और S जो है वो AS से निकल रहा है। तो दूसरा अप्रोच INS अप्रोच है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। तो कहना है से कि I represents AD, I represents AD and S represents AS। I AD को रिप्रेजेंट कर रहा है, S AS को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ ना। देखिए अब कुछ ऐसा ही होने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। इस ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई है, ओके। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, सिंपल सी चीज है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे। तो स्टेटमेंट आपको वही लिख देना है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल बी अचीव्ड इन द इकोनॉमी व्हेन planned savings are equal to planned investments in the economy। very clear guys। टेबल पूरा वही का वही है, चैप्टर 7 वाला, कोई चेंजेस नहीं है। खाली यहां पे आप देखो चेंज क्या हुआ है, हम खाली S और I को ऑब्जर्व करेंगे। S पहले नेगेटिव है, फिर जीरो है और फिर पॉजिटिव है। और I तो जैसे कि हमने असम्पशन नंबर 3 पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस एंड रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स। ये 20 है तो 20 का 20 रहेगा। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है गाइस, ये देखो इसकी वैल्यू 20 है, सपोज ये पॉजिटिव 20 ले लो इसको, तो ये क्या है, कांस्टेंट है मेरा I। और ये पहले नेगेटिव है, फिर जीरो है और फिर पॉजिटिव है, ओके। अब ध्यान से देखना, एडीएस जिस पॉइंट पे बराबर है उसी पॉइंट पे S और I बराबर होंगे। सर आपने कुछ बोला था, I represents AD and S represents AS। It is exactly replicated in the diagram and the table। ध्यान से देखो अब इसको, स्टार्टिंग में क्या है गाइस, I more than S, और फिर क्या है, I less than S, यानी कि सेविंग ज्यादा है। जब I S से ज्यादा है, यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है, इसका मतलब AD S से ज्यादा हुआ। देखो यहां पे I ऊपर है और S नीचे है, दिख रहा है आपको गाइस, AD more than AS। इस पॉइंट तक I is more than S, I is more than S। तो AD is more than S, यहां पे इक्विलिब्रियम होगा। और इस पॉइंट के बाद आपको दिख रहा है, इस पॉइंट के बाद S is more than I, तो यहां पे AS is more than AD। तो आपको वही का वही कंटेंट लिखना है, फर्क कुछ नहीं है। देखेंगे आप, फर्क कुछ नहीं है गाइस, पूरा फर्क का सिर्फ एक वर्ड का, वहां इकोनॉमी वर्ड था, उसके जगह हाउस होल्ड आ जाएगा। ध्यान से देखो, पहले क्या है, S मोर देन I, इसका मतलब सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। वेरी क्लियर, इसका मतलब खर्चे कम हो रहे हैं, सेविंग ज्यादा हो रही है, खर्चे कम हो रहे हैं, सेविंग ज्यादा हो रही है।
तो फर्म्स का आउटपुट नहीं बिकेगा, फर्म्स क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन गिरा देंगे, और तब तक गिरा देंगे जब तक IRS बराबर नहीं हो जाता। यहां पे देखिए वही दिया हुआ पूरा का पूरा। ओके, हाउसहोल्ड्स आर सेविंग मोर एंड स्पेंडिंग लेस, सो व्हाट विल द फर्म्स डू, दे विल रिड्यूस द आउटपुट टिल द पॉइंट S becomes equal to I। और यहां पे जब I S से ज्यादा है, यानी खर्चे ज्यादा हो रहे हैं सेविंग से, तो इस सिचुएशन में AD ज्यादा हुआ AS से, तो फर्म्स क्या करेंगे, अपना आउटपुट बढ़ा देंगे। फर्म्स अगर अपना आउटपुट बढ़ाएंगे तो लॉजिकल सी बात है वो तब तक बढ़ाएंगे जब तक IRS बराबर नहीं हो जाता। वापस देखिए क्या दिया हुआ है, ये रहा। It can be seen that planned investments is greater than planned savings, which leads to AD greater than AS. So firms will expect to do, they are going to increase their output till the point I becomes equal to S। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। मतलब फर्क कुछ नहीं था, पूरा का पूरा कंटेंट सेम था, ऊपर वर्ड इकोनॉमी था, उसकी जगह यहां पे जो वर्ड आ गया वो वर्ड आ गया सिर्फ एग्रीगेट, सॉरी हाउसहोल्ड्स आ गया, इकोनॉमी की जगह हाउसहोल्ड्स आ गया, फर्म्स एज इट इज वही का वही। ओके, सो दैट इज द रीजन आई से इट इज बाय वन गेट वन फ्री। क्लियर है गाइस? हाँ ना। अभी देखो यहां पे कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए सम्स करने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहला AD C+I हमने पढ़ा, C+S ये दोनों हमने पढ़ा। APC जो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो C/Y होता है, ठीक है। वैसे ही APS जो होगा वो S/Y होगा, रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। MPC जो है, जो भी एवरेज वाले हैं वो टोटल लेते हैं, और जो मार्जिनल वाले हैं वो एडिशनल होंगे। अगर इसमें और इसमें फर्क देख रहे हो, दिस इज चेंज इन C बाय चेंज इन Y। ये भी एडिशनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया, चेंज इन S बाय चेंज इन Y। वेरी क्लियर गाइस, दोनों एवरेजेस और दोनों मार्जिनल्स का टोटल 1 होता है। APC प्लस APS विल बी 1, MPC प्लस MPS विल बी 1। ये दोनों सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन हो गए हमारे। अब गाइस यहां पे देखो, जो मेन चीज मैं आपको बोलना चाह रहा था, मेन चीज मैं आपको बोलना चाह रहा था ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू वाई एंड S इज इक्वल टू 0। ये दो यूज होंगे। वेरी क्लियर गाइस, C इज इक्वल टू वाई एंड S इज इक्वल टू 0। अभी मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं कि कैसे इसको यूज करना है ब्रेक इवन को। ओके, ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम अपने सबसे पहले आज इसी पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि गाइस एक सम इस पे पक्का आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किस वर्ड की, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन वर्ड आया तो दो इक्वेशन यूज होगी, C इक्वल टू वाई एंड S इक्वल टू 0। दूसरा मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम वर्ड अगर आता है ना गाइस, तो दो इक्वेशन यूज होगी, एक y इक्वल टू C प्लस I और एक यूज होगी S इक्वल टू I। ये सम्स में आपको इक्वेशन यूज करनी है, मैं अभी एक सम भी करके दिखाऊंगा आपकी तसल्ली के लिए। y लिखूं या AS लिखूं एक ही बात है, C प्लस I लिखूं या AD लिखूं एक ही बात है। तो इन शॉर्ट मैंने AD इक्वल टू AS की जगह ये यूज किया। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन देखो कैसा आएगा। क्वेश्चन में आपको दे देंगे कंजम्पशन फंक्शन, लेट्स से C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.80y। ठीक है, ये कंजम्पशन फंक्शन है, और आपको दे दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है, लेट्स से कि वो 1200। ओके, यहां मैं एक सिंपल नंबर ले लेता हूं, लेट्स से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 1400 या 1500, कुछ भी ले लेते हैं। अब उन्होंने मुझे क्या बोला है कि ये दो चीजें दी हुई है, कैलकुलेट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। द मोमेंट आई सी द वर्ड ब्रेक इवन, मुझे दिमाग नहीं लगाना। ब्रेक इवन अगर दिया है तो कुछ नहीं करो, आप देख लो दो इक्वेशन लग सकती है। आपके पास क्या है, C, कैन आई यूज C इक्वल टू वाई, C इक्वल टू वाई यूज कर लो। C की जगह पे जो C की वैल्यू है वो लिख देना, दैट इज 100 प्लस 0.80y इज इक्वल टू y। ठीक है, तो मैंने C की जगह पे ये लिख दिया। अब ये 0.80 इधर आ जाएगा तो 0.20 बचेगा, कहने से 100 इज इक्वल टू 0.20y, और y की वैल्यू जो है वो निकलेगी 100 बाय 0.20, यानी कि वो निकलेगी 500। तो ये कहानी हुई मेरी पहली ब्रेक इवन की, कि ब्रेक इवन वर्ड मुझे क्वेश्चन में दिखा तो मुझे इन दोनों में से कुछ यूज करना। अब इसमें मेरे को बोलते हैं कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगर मुझे इक्विलिब्रियम वर्ड दिखा, मुझे दिमाग नहीं लगाना, या तो y इक्वल टू C प्लस I या S इक्वल टू I। अब इसको देख के ही पता चल जाएगा क्या लगने वाला है। हमारे पास C और I है तो y इक्वल टू C प्लस I लगा सकते हैं। y को एज इट इज रखेंगे, C की जगह C का वैल्यू लिखेंगे 100 प्लस 0.80y, प्लस I की जगह उसका वैल्यू लिखेंगे 1400।
तो मैंने ये इक्वेशन यूज कर ली। अब सॉल्व हो जाएगा ये गाइस, ये इधर आया तो 0.20y बचेगा एज यूजुअल, और ये हो गया 1500। तो कहना है y इज इक्वल टू 1500 अपॉन 0.20। हाँ कि ना गाइस? तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 3000, 3000 का डबल 6000 प्लस, तो ये आएगा 7500। ये आया आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। गाइस इस यूनिट को जितना सिंपल रखोगे ना उतना इजी है। मुझे सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि ब्रेक इवन को मैं पता है कैसे समझता हूं। ब्रेक इवन को मतलब स्टूडेंट्स लोग खुद को याद कर लेना कि जितनी पॉकेट मनी मिलती है पूरी उड़ा देते हैं, कुछ बचाते नहीं है। C इज इक्वल टू वाई। ओके, पूरा पैसा उड़ा दिया, सेविंग 0 है। तो अगर ब्रेक इवन आया मुझे ये दो अप्लाई करना है, इक्विलिब्रियम आया तो मुझे ये दो अप्लाई करना है। वेरी क्लियर? हाँ ना, समझ में आया गाइस? आई थिंक दिस एग्जांपल वुड हैव हेल्प्ड यू अ लॉट। काफी क्वेश्चंस है ऐसे। अब यहां पे एक चीज और आती है इस चैप्टर में जो मुझे अगेन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड PYQs के अंदर आता है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुई है इकोनॉमी में कितनी मल्टीप्लाई हुई। गाइस एवरी इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग यू इनकम। हम बोलते हैं ना एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इज इनकम फॉर अनदर। हर खर्चे से इनकम बनती है, तो जितनी बार इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे इनकम भी बढ़ेगी। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? ध्यान से समझना। ये क्या है? सबसे पहले एक रेशियो है। क्या है गाइस? एक रेशियो कि इनकम में कितना चेंज आया इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। 100 रुपए का हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, उससे इकोनॉमी में 200 रुपए का इनकम जनरेट हुआ। 100 रुपए का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट था उससे कितना इनकम जनरेट हुआ? 200। तो कितने गुना हुआ गाइस? ये 2 टाइम्स। कितने गुना हुआ? ये 2 टाइम्स। 100 रुपए का जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ये हुआ मेरा चेंज इन आई। 200 रुपए का एडिशनल इनकम है, ये हुआ मेरा चेंज इन वाई। तो अब यहां पे 2 गुना मैंने कैसे निकाला? 200 बाय 100 को डिवाइड करके 2 आया, तो 200 क्या था मेरा? चेंज इन वाई, और 100 क्या था मेरा? चेंज इन आई। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इट इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। द रेशियो बिटवीन चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई, मतलब चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये हमें ये बताता है कि कितने गुना इनकम जनरेट हुई है कुछ इन्वेस्टमेंट करने से। देखो इसके बाद दिया हुआ है, इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। वेरी क्लियर गाइस? ऑल इन ऑल इसके हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूला है इस चैप्टर में जो यूज होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। सबसे पहला तो ये फॉर्मूला यूज होगा, चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। उसके बाद यूज होता है 1/1 माइनस एमपीसी। इसको एमपीसी और एमपीएस से भी निकाला जाता है, पूरा डेरिवेशन है बुक के अंदर। और 1/MPS। बस ये 3 फॉर्मूला अगर आपको आ गए आपकी कहानी बिल्कुल पूरी हो जाएगी यहां पे। वेरी क्लियर गाइस? इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आपको क्वेश्चन में एमपीसी या एमपीएस दिया तो आपका के का वैल्यू तो निकल ही गया, हाँ ना? जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एक इकोनॉमी का एमपीसी 20% है, मतलब 0.20 हुआ, हाँ कि ना? चलो समझाते हैं हम आपको। एक इकोनॉमी का के फॉर्मूलाज कितने बोले वापस लिख देते हैं। चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई, 1/1 माइनस एमपीसी, 1/MPS। एक इकोनॉमी का एमपीएस 0.20 है तो 1/0.20 हो गया 20% यानी कि। तो के का वैल्यू क्या आया? 5। के का वैल्यू क्या आया? 5। इसका वैल्यू आ गया मेरा 5। उसके साथ आपको क्या दे देंगे कि अगर उस इकोनॉमी में एडिशनल इनकम 100 रुपए का है तो कितना एडिशनल अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का है तो कितना एडिशनल इनकम जनरेट होगा। तो यहां पे मैं इस फॉर्मूला में लगा सकता हूं, हाँ कि ना? यहां पे मेरा आंसर 500 आ जाएगा क्योंकि ये 100 यहां चला जाएगा। तो आपको सम्स कैसे आएंगे? एमपीसी या एमपीएस में से एक वैल्यू दे देंगे जिससे आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद इस वैल्यू को आपको पहले फॉर्मूला में पुट कर देना। ओके, आपको के दिया होगा और इन दोनों में से कोई एक दिया होगा। प्लीज माइंड कीजिएगा, यहां पे चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट है लेकिन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का है तो वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ। वेरी क्लियर? सो बहुत केयरफुली देखिए, इक्विलिब्रियम और ब्रेक इवन और मल्टीप्लायर, ये 3 अगर आपने घोट के पी लिए ना गाइस, तो कहीं पे भी एडीएस में आपके 3-4 मार्क के सम की कोई गलती नहीं होगी, वो सम बहुत इजी लगेगा आपको। ऑलराइट, सो मेरे हिसाब से आपको ये 3 टर्म्स ब्रेक इवन, इक्विलिब्रियम, मल्टीप्लायर, इनको अच्छे से घोट के पूरा पी लेना है।
इसमें कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए। ओके, अब एक और चीज कर देता हूं, चलो यहां पे सपोज एक इकोनॉमी का एमपीसी 0.50 है, तो 1/1 माइनस 0.50, तो 1/0.50, तो के का वैल्यू 2 आया। उसका एडिशनल इनकम 2000 का है। कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा? तो 2 को यहां डाल दूंगा, 2 यहां पे आ जाएगा, यस नो, तो मेरा आंसर आएगा 1000। देखो वापस वही गेम चल रही है, इसमें यही गेम आ सकती है, या ज्यादा से ज्यादा आपको पूछ लेंगे कि एमपी चेंज इन सी या चेंज इन एस निकालो। चेंज इन सी या चेंज इन एस बोला तो एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई, अभी हमने पढ़ा, या एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई। 5 फॉर्मूला के अंदर आपका पूरा चैप्टर 8 कवर होता है। आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा के देख लो, 5 के ऊपर नहीं दिया, 70-80 हम देख के डरने वाली कोई बात नहीं है। ये 5 फॉर्मूला मेरे को लॉजिक समझ में आ गया, मैं मजे से चैप्टर सॉल्व कर सकता हूं। सो ब्रेक इवन, इक्विलिब्रियम, मल्टीप्लायर, जितने घोट के सम्स पी सकते हो ना, पी लेना अच्छे से। ऑलराइट गाइस, आई थिंक यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए चैप्टर 8 के अंदर। इसके बाद हम आएंगे अगले पार्ट पे, दैट इज चैप्टर 9। चैप्टर 9 में मुझे लगता है कि 2 चीजें आपको आनी चाहिए। एक ये 2 टर्म्स जो है, एक्सेस डिमांड और एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड, इनके इंपैक्ट आने चाहिए, और क्या मेजर्स पर्टिकुलरली गवर्नमेंट लेती है और आरबीआई लेती है। अब देखिए, बैंकिंग के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको सारे मेजर्स समझा दिए जो आरबीआई लेती है, यानी कि जो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई वाला फंक्शन है वो पूरा है। लेकिन यहां पे हम फिस्कल मेजर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एक्सेस डिमांड क्या होता है। एक्सेस डिमांड इज सिंपल, मैंने जितना सोचा था डिमांड उससे ज्यादा आ गई। मैंने प्लान किया था कि 100 यूनिट बिकेंगे, लेकिन 150 बाहर आ गए, तो मैं क्या करूं? तो इसको हम एक्सेस डिमांड कहेंगे। वेरी क्लियर। सो इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब यहां पे एक बहुत सिंपल अजम्पशन है, तो आपको याद रखना है कि जब ये एग्रीगेट सप्लाई है, मैं यहां पे एक बार इसको मार्क कर देता हूं, हाँ, ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड, ये इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम है। जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होता है ना गाइस, उस पॉइंट पे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट भी अचीव करती है। मतलब जितने लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं उनको काम मिल गया है। टेक्निकली कोई भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के आगे नहीं जा सकती, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में आपका जितना मैन पावर एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार है, उससे काम मिल चुका है। वेरी क्लियर विद दिस थिंग। तो इस पॉइंट पे टेक्निकली इक्विलिब्रियम अचीव होता ही है, साथ ही साथ फुल एम्प्लॉयमेंट भी अचीव होता है। तो अब यहां पे क्या था गाइस, कि जितना मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट था 100, डिमांड जो है उससे ज्यादा आ गई, लेट्स से 150। इसको हम एक्सेस डिमांड कहेंगे। मतलब मैंने जितना सोचा था, मैंने सोचा था डिमांड इतनी आएगी, ये देख रहे हो आप ये, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है एक्चुअली में इतनी डिमांड आ गई। तो अब इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है कि इकोनॉमी के सारे खर्चे बढ़ गए, यानी कि उसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गया है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इंपोर्ट कम हो गए। ये देखो अब सारे आपको रीजंस दिखेंगे जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स है। राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन इन्वेस्टमेंट्स, राइज इन एक्सपोर्ट्स, फॉल इन इंपोर्ट्स। ये 2 कंपोनेंट में नहीं आते, जैसे फॉल इन टैक्सेस और डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर टैक्सेस गिर गए तो हमारी स्पेंडिंग इनकम बढ़ जाती है, तो एक्सेस डिमांड होगा क्योंकि हम ज्यादा पैसा उड़ाएंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जब आरबीआई नए नोट छापता है, अब आरबीआई जब नए नोट छाप के मार्केट में निकालेगा तो वापस मनी सप्लाई बढ़ेगा, उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। सो ये कुछ कारण है कि इकोनॉमी में क्यों एक्सेस डिमांड होता है। वेरी क्लियर। अब देखो ऐसा है, जो होना था वो हो गया, अब क्या होगा? अगर मैं आगे इंपैक्ट की बात करूं, चलो इस पे ही पढ़ लेते हैं अपने इंपैक्ट। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा डिमांड आ गई, अब इसका क्या होगा? नाउ गाइस, इसका एक बात बताओ, इसका आपको लगता है कि आउटपुट पे कोई फर्क पड़ेगा? डू यू थिंक इसमें क्या, अगर आपकी इकोनॉमी में फुल डिमांड है तो आप आउटपुट बढ़ा सकते हो? सिंपल क्वेश्चन। कैन आई से कि एक्सेस डिमांड से आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट के आगे जा ही नहीं सकता हूं। So there will be no change in the output as the economy is already operating at a point of full employment. Okay, output में और guys employment में कोई चेंज नहीं आएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट में जब आप हो ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कि कुछ नहीं होने वाला है, आप उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, ना आपका आउटपुट बढ़ेगा ना आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा।
लोग ही नहीं है काम करने के लिए। इसका इंपैक्ट पता है क्या होगा गाइस? प्राइजेस जो है इकोनॉमी में वो बढ़ने चालू हो जाएंगे। जब आपको दिख रहा है कि डिमांड है और मैं अपना आउटपुट नहीं बढ़ा सकता तो आप प्राइस बढ़ा दोगे। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। दिख रहा है आपको यहां पे एक गैप दिख रहा है गाइस? ये जो गैप दिख रहा है ना एक्चुअल में और प्लान्ड में, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आना चालू हो जाएगा। जब आउटपुट नहीं बढ़ेगा तब प्राइस बढ़ेगा। वेरी क्लियर? सो आई थिंक एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट आपको समझ में आ गया हो। अब डेफिशिएंट डिमांड में ना कहानी बहुत ईजी है गाइस। इस कहानी को घुमा दो। आपने जितना सोचा था डिमांड उससे ज्यादा आई है। अब डेफिशिएंट में क्या हुआ? डेफिशिएंट मतलब कम आई। तो जितना मैंने सोचा था, अब समझते हैं यहां पे कहानी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है गाइस, टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू ऑल। ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई है। यहां पे अब देखो मैं 100 की उम्मीद लगा के बैठा था, लेकिन जो डिमांड आई ना वो डिमांड सिर्फ 80 आई। वेरी क्लियर? मैंने सोचा था 100 की डिमांड आएगी, लेकिन मार्केट उतनी अग्रेसिव नहीं थी, बायर्स उतने अग्रेसिव नहीं थे, तो डिमांड कम आई। तो यहां पे हम डेफिनेशन को उल्टा कर देंगे। इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ये देखो यहां पे दिया हुआ है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। वेरी क्लियर? ये देखो ये मेरा प्लान था, डिमांड कम आई अब इसमें। अब डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस क्या हो सकते हैं? सारे रीजंस को पलट दो। जो खर्चे बढ़े थे वो सारे खर्चे गिर गए, क्योंकि इकोनॉमी स्पेंड नहीं कर रही है, मतलब वो तो नहीं अग्रेसिव नहीं है। तो यहां पे दिखेगा आप लोगों को फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन इन्वेस्टमेंट्स, फॉल इन एक्सपोर्ट्स, राइज इन इंपोर्ट्स एंड राइज इन टैक्सेस। सारे रीजंस उल्टे हो गए। अगर मैं बोल रहा हूं डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब खर्चे नहीं हो रहे, तो खर्चे गिर चुके हैं इकोनॉमी के अंदर। वेरी क्लियर गाइस? सो इसको ध्यान से समझिएगा। अब जितना आपने सोचा था डिमांड उससे कम आई है, डिमांड उससे कम आई है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक फर्म हो, अगर आप एक फर्म हो तो क्या होगा? आपने सोचा था 100 बिकेंगे, लेकिन बिक तो माल 80 रहा है। तो अब आप अपने आउटपुट को क्या करोगे गाइस? अब आप अपने आउटपुट को गिराओगे, प्रोडक्शन गिरा दोगे। माल ही नहीं बिक रहा तो क्या करेगा फर्म्स? कैन आई से द फर्म्स विल डिक्रीज देयर आउटपुट गाइस? वो अपना आउटपुट गिराएंगे, क्योंकि माल नहीं बिक रहा ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माल नहीं बिक रहा है, आउटपुट गिरेगा गाइस। आउटपुट के साथ साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी। इकोनॉमी में बहुत लोगों की नौकरियां जाने वाली है, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे। तो कंपनीज क्या करेंगी? यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनमें से भी लोगों को निकालेगी कि भाई हमारे पास काम धंधा नहीं है, तो हम आपको अभी एट प्रेजेंट नौकरी नहीं दे सकते। तो इट वुड गिव राइज टू इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नौकरी अब नहीं मिलेगी, कंपनी हाथ जोड़ के निकाल रही है क्योंकि डिमांड नहीं है। कोविड के टाइम पे जो हुआ था आपको बता दूं वो यही था, क्योंकि इकोनॉमी में सबके खर्चे गिर गए तो डेफिशिएंट डिमांड आ गई। खर्चे गिर गए तो सारे फर्म्स ने अपना प्रोडक्शन भी गिरा दिया, और प्रोडक्शन गिरा तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी गई। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपको याद है बहुत छूटा हुआ था। और इससे प्राइजेस पे क्या इंपैक्ट होगा गाइस? प्राइजेस जो है वो भी गिरेंगे, क्योंकि माल बिक नहीं रहा है, माल बेचना है, तो प्राइस गिरना चालू हो जाएगा। यानी इन्फ्लेशन की जगह इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाएगा। अब यहां पे आप देखो, आपको ये गैप दिख रहा है गाइस, ये गैप, इस गैप को कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। ओके, इस गैप की वजह से प्राइसेस में फॉल आया, तो इस गैप को कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। आर वी क्लियर विद दिस थिंग गाइस? समझ में आ रहा है सबको ये? हाँ नाम देखिए, अगर आपको एक्सेस आ गया तो डेफिशिएंट, ये दोनों बोलते हैं ना एक तरीके से भाई बहन है, पहला वाला आ गया दूसरा वाला भी समझ में आ जाएगा। बराबर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, मैं आपको 3 चीजें और बता दूं इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए इन 2 डायग्राम्स को लेके, कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन साथ ही में देयर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब एडीएस के बराबर होता है, देयर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको हम डायग्राम्स में समझते हैं गाइस। ये देखो आपको दिख रहा है ये पॉइंट एफ, जब ये जो नया एडी एएस को टच कर रहा है, इस पॉइंट को कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे। वैसे ही आगे वाले में ये पॉइंट एफ दिख रहा है आपको, ये पॉइंट एफ,
ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब देखो गाइस, अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो फुल एम्प्लॉयमेंट के आगे कोई भी इकोनॉमी नहीं जा सकती। ये पॉइंट रियल लाइफ में अचीव नहीं हो सकता, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे, फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे आप ऑपरेट कर सकते हो। ये पॉइंट प्रैक्टिकली अचीवेबल है। ये देखो दिखेगा, aggregate demand is equal to aggregate supply when resources are not fully employed, and aggregate demand is equal to aggregate supply beyond full employment। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। और हाँ, कभी अगर ऐसा चमत्कार हो गया कि हमारी इकोनॉमी में सभी लोग जो काम कर रहे थे उनको काम मिल जाए और डिमांड भी मीट हो जाए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। वेरी क्लियर गाइस। अब ये दो जो है ना गाइस, स्टेबल सिचुएशन नहीं है, इनस्टेबल सिचुएशंस है। ओके हाँ, ये देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो डिफरेंस आई थिंक अब पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। एक मैंने मीनिंग बता दिया आपको कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का और अंडर एम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट क्या होगा, और इन्फ्लेशनरी गैप कहां आता है और कहां नहीं आता है। ये थोड़ा समझना इजी है। यहाँ पे एक्सेस और डेफिशिएंट हमने पढ़ लिया है, एक मीनिंग हो गया यहाँ पे गाइस। एक्सेस से इन्फ्लेशनरी गैप होता है, डेफिशिएंट से डिफ्लेशनरी गैप होता है। इसके बियॉन्ड जो पॉइंट है हमने अभी पढ़ा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और यहां आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। रीजंस इज नथिंग बट यू कैन से कॉजेस, वो भी हमने पढ़े। राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंपैक्ट भी हमने पढ़ा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे और प्राइस पे। तो ये पूरा डिफरेंस के फॉर्म में जो कॉन्सेप्ट्स हमने इंडिविजुअली पढ़े उसको हमने एक टेबल के फॉर्म में, डिफरेंस के फॉर्म में लिख के आएंगे। अगर डिफरेंस आए तो यूजुअली ऐसे ही लिखना चाहिए कि आप बेसिस के साथ इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, जो टर्म पूछा है उसे डिटेल में आप समझाओ, स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के आओ। एग्जामिनर खुश हो जाना चाहिए आपका पेपर देख के। ओके लगे कि नहीं भाई डिसिप्लिन बच्चे का पेपर है ये, तो देख के ही आपको देते। अब आते हैं दूसरे चीज पे कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस या डेफिशिएंट हो जाता है, उसको करेक्ट कैसे किया जाए। उसको करेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जनों की है। एक तो हमारी सरकार, सरकार यानी कि हमारी गवर्नमेंट जिनको हमने इलेक्ट किया है। अब यहां पे क्या होता है गाइस, गवर्नमेंट कोई भी चेंज करती है या कोई भी टूल यूज करती है, वो पार्ट होता है फिस्कल पॉलिसी का। कौन सी पॉलिसी का? फिस्कल पॉलिसी का। ऑलराइट गाइस। और अगर आरबीआई कोई भी चेंज करता है, वो होता है पार्ट हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का। पहले मैं फिस्कल पॉलिसी पे फोकस कर रहा हूं। फिस्कल पॉलिसी के अंदर यहां पे आपको समझना है कि दो चीजें आएंगी। सबसे पहले कि गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट की दो फिस्कल पॉलिसीज ही डिस्कस करनी है हमें। एक हमें करना है कि सरकार का खर्चा, वो खर्चा कैसे करती है, और दूसरा वो टैक्सेस क्या करेगी। अब देखो, इन्फ्लेशन के टाइम पे, एक्सेस डिमांड के टाइम पे मार्केट में पैसा ज्यादा है, आपको पैसे को कम करना है। आपको पैसे को क्या करना है गाइस? कम करना है। तो आप क्या करोगे? बीइंग गवर्नमेंट अपने खर्चे गिरा दोगे। जितने भी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं, आप बोलोगे नहीं भाई अभी नहीं करना है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो हमें पैसे को गिराना है। सो दैट इज द रीजन गवर्नमेंट विल डिक्रीज द एक्सपेंसेस, स्पेसिफिकली द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। और सरकार को मार्केट से पैसा खींचना है, तो वो क्या करेगी? टैक्स बढ़ाएगी। हमारी जो दादी जी हैं, हमारी निर्मला सीतारमन जी, उनकी वैसे भी हॉबी है टैक्स बढ़ाना, वो तो मौका ढूंढती है कि आके टैक्स बढ़ाएं, राइट। तो अगर ऐसी सिचुएशन आई तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा? मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। वेरी क्लियर गाइस। तो ये बात हुई किस सिचुएशन में? एक्सेस डिमांड में। अब डेफिशिएंट में क्या होगा? डेफिशिएंट में पूरा उल्टा हो जाएगा। अब देखो, डेफिशिएंट में क्या होगा? अगर इकोनॉमी डेफिशिएंट डिमांड में है, गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? पैसे को बढ़ाना। तो क्या करेगी गाइस? यहां पे अपने खर्चे जो है वो टेक्निकली बढ़ा देगी। हाँ, अपने खर्चे बढ़ा देगी। यहां पे एक सेकेंड। हाँ, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज द टैक्सेस। गाइस, डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे बहुत सिंपल है। मार्केट में पैसा कम है, अपने को पैसे को बढ़ाना है। अपने को पैसे को क्या करना है? बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट क्या? खुले खर्चे करने चालू कर देगी और टैक्सेस कम कर देगी, क्योंकि उनको पता है टैक्सेस गिरे तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा और वो खर्चे करेंगे। इससे आपका डिफ्लेशन या डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहली चीज है फिस्कल पॉलिसी जो करती है हमारी गवर्नमेंट। दूसरी है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। ये लास्ट वीडियो में कंटेंट पढ़ा था हमने कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स आते हैं, ये कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी पहले बता दूं, ये करती है हमारी सरकार की
एक अलग बॉडी है जिसका नाम है आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, वो करता है। अब हमने ये टूल्स पहले ही पढ़ लिए हैं, लास्ट वीडियो में इस टूल्स को पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज ये वीडियो का लास्ट पार्ट देखना, फर्स्ट का मनी एंड बैंकिंग का। ये पूरा एक बोनस है आपके लिए, अगर आपने बैंकिंग पढ़ा है, इट्स अ प्योर बोनस फॉर यू गाइस। अब यहां पे आपको क्या करना है समझना है, ध्यान से देखो। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई का मोटिव क्या है, पैसे को रोकना, पैसे को रोकना। तो वो क्या करेगी समझो, सबसे पहले तो सारे इंटरेस्ट बढ़ा देगी। इंटरेस्ट यानी मैं बोल रहा हूं बैंक रेट और रेपो रेट, ये दोनों बढ़ जाएंगे। अगर ये दोनों बढ़ गए तो कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। वेरी क्लियर। वो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देगी, क्योंकि उससे क्या होगा, सारे बैंक्स अपना पैसा आरबीआई को दे देंगे और मार्केट से पैसा खींचा जाएगा। वेरी क्लियर गाइस। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस पॉइंट पे सेल करेंगे सिक्योरिटीज, और यू कैन से सेल ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा। बेचने से पैसा आएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। वेरी क्लियर। और रही बात एलआरआर की, एलआरआर बढ़ा दिया जाएगा। अगर एलआरआर बढ़ा दिया तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी वापस कम हो जाएगी, जिससे फिर से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। कंप्लीटली ये बात कर रहा हूं मैं क्वांटिटेटिव टूल्स की अंडर एक्सेस डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड में इन्हीं को उल्टा कर दो आप। यस, डेफिशिएंट में आपको पैसा बढ़ाना है मार्केट में, तो आप बैंक रेट कम कर दोगे, रेपो रेट भी कम कर दोगे गाइस, आया ना। रिवर्स रेपो रेट भी पर्टिकुलरली आप कम कर दोगे, क्योंकि आपको पैसे को बढ़ाना है। यहां पे जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज था उसकी जगह आ जाएगा परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, और ये जो एलआरआर गिरा था ये एलआरआर बढ़ जाएगा, सॉरी बढ़ा था वो गिर जाएगा। अभी क्लियर विद दिस थिंग, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, आपको ये दिख रहे हैं पहले क्वांटिटेटिव टूल्स। डिक्रीज इन द बैंक रेट गिरेगा, रेपो रेट गिरेगा, रिवर्स रेपो रेट गिरेगा, यहां पे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, अब शॉपिंग होगी। आरबीआई गवर्नमेंट के पैसे से शॉपिंग करेगी सिक्योरिटीज की ओपन मार्केट से, और एलआरआर जो है वो कम हो जाएगा। ओके गाइस, समझ में आया पहला पार्ट, ये क्वांटिटेटिव टूल्स थे। अब क्वालिटेटिव टूल्स पे आते हैं। अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करता हूं अब यहां पे, तो यहां पे तीन चीजें हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये एक्सेस डिमांड की बात कर रहा हूं। एक्सेस डिमांड के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो लोन्स महंगे हो जाएंगे, बायर्स को ज्यादा कोलेटरल देना पड़ेगा, इससे मार्केट में मनी सप्लाई फिर से कम हो जाएगा। वेरी क्लियर गाइस। मॉरल सुएशन में सरकार, सॉरी हमारा सेंट्रल बैंक डिस्करेज करेगा, वो कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा पैसा मत दो, मार्केट में पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इट विल डिस्करेज ऑल द कमर्शियल बैंक्स नॉट टू प्रोवाइड लोन्स इन द मार्केट। एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में वो लोग लिमिट लगा देंगे लोन देने पे। लिमिट लगाने को कहते हैं क्रेडिट रेशनिंग। कुछ सेक्टर्स पे, सिलेक्टिव सेक्टर्स पे लिमिट लग जाएगी कि भाई इनको इस लिमिट के ऊपर पैसा नहीं जाना चाहिए। ओके, वेरी क्लियर। सो यहां पे तीन टूल्स ऐसे यूज होंगे। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं डेफिशिएंट के टाइम पे, तो क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, यानी आपको कोलेटरल के सामने ज्यादा लोन मिलेगा, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा और डेफिशिएंट डिमांड जो है वो और कम हो जाएगा। मॉरल सुएशन में अब यहां पे आरबीआई की भाषा चेंज हो जाएगी। डिस्करेज की जगह आपको वर्ड लिख देना है एनकरेज। वो कमर्शियल बैंक को बोलेगा बेटा लोन दे, जा जी ले अपनी जिंदगी, जितना लोन देना दे, मजे कर, क्योंकि मार्केट में मंदी है, पैसा डाल और मंदी को हटा। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में जितनी लिमिट्स लगाई गई थी, यानी कि क्रेडिट रेशनिंग की, वो लिमिट्स को या क्रेडिट रेशनिंग को हटा दिया जाएगा। वो बोलेंगे खुल के लोन दो सेक्टर्स को, क्योंकि मार्केट में हमें पैसा देना। वेरी क्लियर गाइस। सो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में आपको इंपैक्ट अच्छे से आने चाहिए, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, और मेजर्स आने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा। सी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। चैप्टर 7 के अंदर अगर मैं बोलूं तो आपको ब्रेक इवन आना चाहिए, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन कर्व आना चाहिए, और कंपोनेंट जो हमने फॉर्मूलाज हमने पढ़े वो चैप्टर 7 में आने चाहिए। तो अगर आप इतनी चीजें कर लेते हैं, और सम्स में भूलना मत वापस, ब्रेक इवन, इक्विलिब्रियम, मल्टीप्लायर, अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया गाइस, आपके 12 मार्क हुए यहां पे पक्के। लास्ट वीडियो में 16 मार्क, इस वीडियो में 12 मार्क, हो गए टोटल 28 मार्क। साथ में चलो गाइस, इकोनॉमिक्स में 80 on 80 ऐसे निकलेगा। ओके,
बस आपको अपना फोकस सही जगह पे, सही टॉपिक और सही टाइम लगाना है। आपको गलत टॉपिक पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, सही टॉपिक पे इन्वेस्ट करना टाइम, और वो गाइडेंस मैं आपको दूंगा कि किन टॉपिक्स में आपको कितना टाइम डालना है। ठीक है गाइस, सो आज के लिए इतना। इनकम एम्प्लॉयमेंट हमारा खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय।